सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉर्ज एल्टन मेयो। मतलब ये नाम जब आप लोग प्रशासन पढ़ रहे होंगे तो इसका मानव संबंध उपागम जो है मेयो का बहुत फेमस है। तो जॉर्ज एल्टन मेयो, और सिलेबस में दो टॉपिक है इनके। एक तो हॉथॉर्न प्रयोग, तो हॉथॉर्न प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे और निश्चित तौर पर ये 10 नंबर में आएगा। आप लोग ध्यान रखना, हॉथॉर्न प्रयोग एग्जाम में आने की पूरी संभावना। और दूसरा जो है मानव संबंध उपागम। तो दो चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं इस यूनिट से, ख़ास तौर पे इस चैप्टर से। और दोनों को ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस एक ही वीडियो में कर दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल भी मानव संबंध का जो उपागम था वो पूरा ही हॉथॉर्न प्रयोग पर बेस्ड था। तो इसलिए हुआ ये कि जब ये प्रयोग किए गए हॉथॉर्न में, और जब ये हॉथॉर्न में प्रयोग किए गए तो इसको बहुत डिटेल से समझाया गया, लोगों के साथ डिस्कस हुआ, और इसी के आधार पर मानव संबंध जो उपागम थे वो डिस्कस हुए। और इसके हॉथॉर्न प्रयोगों के कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, वो ये थी कि मानव संबंध का सिद्धांत इसी से स्थापित हुआ था। और ये हॉथॉर्न हुआ था, देखो, शिकागो जो है अमेरिका में है, आप सबको पता ही है। और शिकागो के समीप एक स्थान है जिसका नाम है हॉथॉर्न। और हॉथॉर्न में एक स्टील प्लांट था, बड़ा स्टील प्लांट था, और वहाँ पर ये प्रयोग किए गए। तो एक शिकागो के समीप, सॉरी, बेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी, ये स्टील नहीं था, बेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। तो इस कंपनी में ये प्रयोग हुआ था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। एक बुक थी, मैनेजमेंट एंड द वर्कर, इसमें इन प्रयोगों का उल्लेख है। आप लोग याद कर लेना, मैनेजमेंट एंड द वर्कर, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रोजलिथ बर्जर, बहुत मुश्किल नाम है, रोजलिथ बर्जर एवं डिक्सन के द्वारा लिखी गई बुक है ये, डिक्सन। यदि आप बुक का नाम सर्च करोगे तो गूगल पे मिल जाएगा, यदि किसी को नाम में कोई दिक्कत हो तो। देखिए, 5 प्रयोग हॉथॉर्न में हुए, तो पांचों प्रयोग मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि ये पांचों प्रयोग जो थे कौन कौन से थे, और इनका क्या असर रहा, और इसके बाद किस प्रकार से जो है स्थापित किया गया मानव संबंध उपागम को। तो हॉथॉर्न प्रयोग में देखिए, पहला जो प्रयोग था नंबर 1, महान प्रकाश व्यवस्था। आप लोग नोट करते चले इसको, द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, महान प्रकाश व्यवस्था। अब इसमें क्या था, देखिए, एक जॉर्ज पेनॉक उस फैक्ट्री के निरीक्षक थे, और उन्होंने ये शुरू किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री में। और इसके अंतर्गत क्या किया, छः छः लड़कियों को दो समूह बना दिए, और दोनों समूहों के पास एक ही काम रखा गया। और इसके बाद हुआ ये था कि दोनों को अलग अलग कमरों में कार्य दिया गया, छः छः लड़कियों के समूह को। और प्रारंभिक कमरों के प्रकाश और अन्य सुविधाएं जो थी स्थिर रखी गई थी, और बाद में जो है प्रकाश को कम और ज़्यादा कर दिया गया, ठीक है, अलग अलग टाइम पर। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इसका कोई फर्क पड़ा नहीं, और जो उत्पादन था वो कम नहीं हुआ प्रकाश कम करने के बावजूद भी, और सुविधाएं कम ज़्यादा करने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो ये महान प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग हुआ। इसके बाद जो अगला प्रयोग बी नंबर पर, जिसको हमने रिले असेंबली टेस्ट रूम, रिले असेंबली टेस्ट रूम, ये हुआ। और ये हुआ था, देखिए, ऊपर वाला प्रयोग जो था 1924 में हुआ था, 1924 से 27, और ये 27 से 29, ये बहुत क्रम से चल रहे हैं, ध्यान रखना, ईयर याद रखना इनकी। प्रकाश व्यवस्था में जब कोई भी अंतर नहीं आया तो शोध व्यवस्था ने क्या किया कि यार अब लाइट को और वर्किंग कंडीशंस को छोड़ करके क्या किया जाए, कुछ और परिवर्तन किया जाए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, समूह प्रोत्साहन योजना के आधार पर व्यक्तिगत दर योजना शुरू की, मतलब समूह के अलावा सिर्फ व्यक्तिगत मजदूरी देना शुरू कर दिया। और
विश्राम के क्षण यानी रेस्ट के और काम करने की अवधि को प्रयोग किया गया, और काम के घंटे और सुविधाओं को बढ़ाया गया, और उसके बाद बाकी सुविधाओं को ख़त्म कर दिया, सिर्फ सैलरी को कंटिन्यूस रखा। मतलब धीरे धीरे क्या किया, पहले तो ये चीज़ें कम ज़्यादा करी, फिर मजदूरी की दरों को बढ़ा दिया, सुविधाएं बढ़ाई, फिर सुविधाओं को कर दिया। तो हुआ क्या, देखिए, एक दिन तो उत्पादन गिरा, पहले दिन उत्पादन गिरा, लेकिन उसके बाद ये उत्पादन अचानक से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, यानी कुल मिलाकर के बात ये थी कि जो प्रकाश व्यवस्था थी या जो प्रोत्साहन की चीज़ें थी ना, वो बहुत अल्पकालिक थी, और इनका उत्पादन से कोई अंतर नहीं था। मतलब इसीलिए इनको हॉथॉर्न प्रिया प्रभाव भी कहा गया। और श्रमिकों को पता था एक चीज़, और ये भी था कि श्रमिकों को ये पहले से ही पता था कि भाई ये प्रयोग हमारे ऊपर हो रहा है, तो उन्होंने इसके ऊपर असर नहीं आने दिया। तो इस वजह से भी ये जो प्रवृत्ति थी, ये मनुष्य के एक सोशल होने की बातें समझ में आ रही थी कि भाई देख, मजदूरों को पता था कि हमारे ऊपर प्रयोग हो रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं किया, मतलब उत्पादन कम ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये बहुत एक अचंभे वाली बात थी। इसके बाद माइका स्पिल्टिंग टेस्ट ग्रुप एक्सपेरिमेंट हुआ, अभ्रक पृथक्करण परीक्षण, अभ्रक पृथक्करण समूह प्रयोग ये भी हुआ, और ये हुआ था 1928 से 30 में। और इसमें क्या हुआ, आर्थिक और अनार्थिक तरीके उनका परीक्षण करने के बाद पीस रेट सिस्टम को स्थिर रखा और कार्य की दशाओं में हेरफेर किया, तो उत्पादन में कम वृद्धि हुई। मतलब वृद्धि तो हुई लेकिन कम वृद्धि हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी कभी कभी उत्पादन में वृद्धि करते हैं। इसके बाद जो है मानवीय प्रवृत्ति एवं भावनाओं का प्रयोग, ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स एक्सपेरिमेंट। तो मानवीय प्रवृत्ति एवं भावनाएं प्रयोग ये भी किया गया। और इस वाले प्रयोग को 1928 से 1901 इसको अलग से पूछा जा सकता है, ध्यान रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब में बनता है। और हॉथॉर्न संयोग में ही ये 25,000 कर्मचारियों में से लगभग 21,126 पर किया गया था। ये फिगर भी आप याद रखोगे, लिखोगे तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और जब देखिए, जब सभी श्रमिकों से सवाल पूछा गया ना, तो श्रमिकों ने लगभग सबने जो है वहाँ के माहौल की बात की, और भौतिक सुविधाओं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ पूछा गया था उनसे साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से। तो यकीनन जो था, इसकी वजह से एकदम से उत्पादन बढ़ गया। अब उत्पादन क्यों बढ़ा, इसमें मानवीय प्रवृत्ति आपको पता है क्या नजर आई। उनको श्रमिकों को लगा कि यार हमसे भी पूछा जा रहा है, मतलब वो उन प्रबंधन में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पर उस टाइम पर काम करने वाले जो सुपरवाइजर्स थे ना, उनको लगा कि यार ऊपर के मैनेजर हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो वो भी अच्छे से मैनेजमेंट करने लगे, और श्रमिकों को तो व्यवहार में थोड़ा सा अंतर आया। तो ये चीज़ें हुई। और इसके बाद जो था एक और प्रयोग हुआ, जिसको 5वें नंबर पर सामाजिक संगठन प्रयोग, सामाजिक संगठन का प्रयोग। देखिए, मैं इन जो चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के इनको मैं बहुत अच्छे से भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को। इसको बैंक वायरिंग प्रयोग कहा जाता है, बैंक वायरिंग प्रयोग। और ये 1931-32 में, 1931-32 में एक्सपेरिमेंट किया था एल्टन मेयो साहब ने, और ये प्रयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध हुआ। और इसमें चीज़ क्या थी, देखो, ये अंतिम प्रयोग था जो समूह के व्यवहार पर विश्लेषण कर रहा था। इसमें देखिए, समूह में एकता थी और उन्होंने कुछ नियम बना लिए। इसमें कुछ चीज़ें निकल करके आई कि जो ग्रुप में जब लोग काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, देखो, कोई भी अधिक कार्य नहीं करेगा, मतलब वो श्रमिक खुद ही निर्णय कर लेते हैं कि कोई भी क्या नहीं करेगा, अधिक कार्य। और यदि कोई अधिक कार्य करेगा तो वो क्या कहा जाएगा, सेखीखोर, यानी रेट बूस्टर, सेखीखोर। और सेखीखोर को प्रताड़ित करने के लिए क्या है, वो कोई एक गेम खेलते थे उसके साथ, जिससे कि मैनेजमेंट के सामने वो सेखी नहीं बगारे, ठीक है। और किसी को भी कम नहीं काम करना चाहिए, नहीं तो वो कामचोर कहलाया जाएगा। मतलब कम काम भी नहीं करना है, नहीं तो वो क्या कहलाया जाएगा, कामचोर।
तो ये जो 3-4 चीज़ें निकल कर के आई, और कोई भी एक दूसरे की क्या नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा। तो ये फैसले जो जब जब किए गए, चुगली नहीं करेगा, तो जब ये चीज़ें फैसला कर लिया गया, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि जो समूह में व्यक्तिगत जब काम होते हैं तो बहुत सोच समझ करके चीज़ें जो है चलती हैं, और इसी से जो है मानव संबंध जो है डेवलप होते हैं। तो ये वास्तव में मानव संबंध उपागम था। और ध्यान रहे, मानव संबंध उपागम जो है बहुत फेमस रहा एक प्रकार से, और मानव संबंध उपागम की कुछ खास बातें थी जिसको आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। मानव संबंध उपागम को मैं थोड़ा सा डिस्कस इस वीडियो में ही कर देता हूँ। हालांकि हॉथॉर्न प्रयोग भी इम्पोर्टेंट है और मानव संबंध, दोनों एक क्वेश्चन दोनों में से ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। मैं एक बार रफ कर देता हूँ इसको। और बेटा आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहना, और क्योंकि आप लोग बहुत आलस करते हैं, मुझे लगता नहीं कि आप लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। मानव संबंध उपागम, यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अमूमन पूछा जाता है। और साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी नामक बुक में जो है ये एक प्रकार से अवधारणा आई थी। और मानव संबंध उपागम में देखिए, मानवीय संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के पीछे कौन कौन से तत्व उत्तरदायी माने गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव संबंध के ऊपर, यानी मानव संबंध को प्रभावित करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से तत्व उत्तरदायी माने गए। तो एक तो आर्थिक मंदी उस टाइम पर आई थी मानव संबंध के टाइम पर, तो ये था आर्थिक मंदी, इसने मानव संबंधों को प्रभावित किया। इसके अलावा पूंजी आधारित उद्योग, पूंजी आधारित उद्योग, और इसके अलावा जो था तकनीकी प्रगति, और इसके अलावा टेलरवाद की प्रतिक्रिया, और इसके अलावा जो है वर्ग विरोध। तो ये कुछ चीज़ें थी जो घटित हुई और मानव अवधारणा को प्रभावित कर दिया। इन 5-6 पॉइंट इसमें आए, जिसमें वर्ग विरोध भी शामिल था, वर्ग विरोध शामिल था। अब ये तो फैक्टर्स थे जिन्होंने मानव संबंधों को प्रभावित किया। अब इसके फीचर्स क्या थी, मतलब विशेषताएं मानव संबंधी उपागम की थी क्या, विशेषताएं या इसका सार जिसको बोलते हैं एसेंस। तो एसेंस में देखिए, उद्योग जो है व्यक्तियों के लिए होता है, व्यक्ति केवल उद्योग के लिए है। और इसमें क्या है, मानव जो है मशीन की तरह काम में नहीं करे, मतलब मानवीय तत्वों का एक तो उल्लेख हो, मानवीय तत्वों का, और व्यक्ति को महत्व मिलना चाहिए। मतलब उद्योग व्यक्ति के लिए होता है, न कि व्यक्ति उद्योग के लिए। और इसके अतिरिक्त आर्थिक और अनार्थिक दोनों क्रियाएं काम करती हैं, आर्थिक एवं अनार्थिक, यानी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स दोनों काम करते हैं। इसके अलावा अनौपचारिक संगठन भी काम करते हैं, इन अनौपचारिक संगठन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको इफ़ेक्ट करती हैं। आप लोग इसको समझ लेना। बहुत जल्दी जल्दी में मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, आप अपनी बुक से इसके 5-4 पॉइंट और हैं वो नोट कर लेना। और मेरे सामने ये काफ़ी महत्वपूर्ण सा टॉपिक है। और यदि आपको आपकी किताब में कहीं दे रखा हो तो टेलर की और मेयो की जो है तुलना थोड़ी सी पढ़ लेना। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।